चलो, now let us discuss about the location of center of mass. Location of center of mass of some regular shape bodies. Regular shape bodies. हाँ जी, ये रेगुलर शेप बॉडीज कौन सी होती हैं? मैं पहले एग्जांपल लिख दूं। जैसे एक रोड हो गई, ठीक है। रोड का भी हमने फाइंड कर लिया, L/2 पे होता है। अगर उसकी लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिड पॉइंट पर होगा L/2। सेकंड शेप हम ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? लेट मी राइट हियर, रेक्टेंगुलर लेमिना। ये है रेक्टेंगुलर लेमिना बच्चों। और हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होता है? पहले मैं बता दूं कि सेंटर ऑफ मास लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट ही हो गया। बट वाई सो? देखो, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप हमने कंसिडर करी है, रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी थिन रोड्स। जैसे ये एक रोड है गई, ठीक है, एक रोड ये हमने उसके नीचे इमेजिन कर ली, इसको हमने छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, ऐसे देख लिया, ठीक है। अब बच्चों, हर किसी स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो उसके मिड पॉइंट पर होगा, जैसे हमने ये फाइंड किया हुआ है रिजल्ट, और मतलब इस लाइन पे लाई करेगा। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने इस तरफ से भी यही काम किया, इधर से भी इमेजिन कर लिया कि ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स की बनी हुई है। ये रेक्टेंगुलर शेप इस तरह पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, उसको मिला के बनी गई, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आप देखो, इस तरह से अगर हम इमेजिन कर लें, तो हर किसी का अपना मिड पॉइंट, ये इसका इतने से पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, अगले का यहाँ लाई करेगा, अगले का यहाँ, मतलब यहाँ पर भी आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ आपको सेंटर में एक पॉइंट मिलेगा, वो जो सेंटर वाला पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एक ट्रायंगुलर लेमिना मान लो, लाइक दिस, ट्रायंगुलर शेप का लेमिना है ये, तो उसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करेगा? इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। जैसे हम यहां से एक ऐसे लाइन लगा दें, ये सही नहीं बना, रुको, यहां मिड पॉइंट ले लें, ठीक है। यहां इधर से मीडियन बना दिया, और एक मीडियन हमने इस साइड बना देना है ऐसे, और एक मीडियन हमने यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है, दैट विल गिव यू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना। इसको भी हम ऐसे जस्टिफाई करते हैं, हम इस तरह से मान लेते हैं कि पतली पतली स्ट्रिप्स में अगर हम इस लेमिना को काट लें, तो हर किसी स्ट्रिप के मिड पॉइंट पे लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसको ऐसे एक मिनट, पेन नहीं चल रहा मेरा, हाँ, मान लो ऐसे आपने एक स्ट्रिप लगाई ना, एक स्ट्रिप काट ली, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ लाई करेगा, उसके ऊपर एक और पतली सी स्ट्रिप हमने काट ली तो उसका वहां लाई करेगा। तो ऐसे सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, मीडियन बन जाएगा। ऐसे इस साइड से एक मीडियन बन जाएगा, ऐसे इस साइड से एक मीडियन बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है, मतलब जिसको आप सेंट्रोइड बोलते हो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो जो रेगुलर शेप्स होती है बच्चे, उनके सेंटर ऑफ मास जनरली उनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स होते हैं वहीं पे लाई करते हैं। रेगुलर शेप के साथ साथ यहाँ पर एक और कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इन सब की जो मास डेंसिटी है, इन सब की मास डेंसिटी जो है, दैट इज यूनिफॉर्म। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मतलब है कि जो मटेरियल हमने यूज किया है इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, उस मटेरियल की डेंसिटी थ्रू आउट द बॉडी सेम है, वो वेरी नहीं कर रही। हर जगह से मटेरियल एक ही मटेरियल है, और हर जगह से जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट एरिया बोल दो या मास पर लेंथ बोल दो, दैट इज कांस्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं रिंग की। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? देखो, रिंग कैसी होती है, रिंग ये होती है, ठीक है, और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है C, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, मान लो आपने यहाँ पर एक पार्टिकल मान ला, उस रिंग का छोटा सा मास, उसको स्मॉल m बोल दिया। ऐसे ही उसके ऑपोजिट भी हमने एक छोटा पार्टिकल मानना, उसका भी मास स्मॉल m है। ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, दो ऑपोजिट पार्टिकल्स हम मान सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये इस साइड आप वेक्टर बना सकते हो, दैट इज ri वेक्टर। ऐसे ही इस साइड इसका वेक्टर बना सकते हो, दैट इज माइनस ri वेक्टर, ठीक है।
तो दोनों मासिव पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर भी आपको ओरिजिन से मिल गए। अब हमने देखना है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। देखो फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर दे सकते हो। अगर आप सिर्फ इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो तो वो कहाँ पे लाई करेगा। लेट अस फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ओनली दीज टू पार्टिकल्स। तो क्या फॉर्मूला है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैसे हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है ना ये वाला फॉर्मूला, जब अकेले अकेले पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो हमने तो अकेले अकेले ही माने हैं, 2 ही पार्टिकल माने हैं सिर्फ। अभी मैंने उनका सेंटर ऑफ मास में देख रहा हूं कहां पे लाई करेगा। तो आप देखो m1 पुट कर दो m, r1 पुट कर दो, ये पहला इसको मान लो माइनस ri क्या, प्लस m2 देखो पुट कर दो m और उसका पोजीशन वेक्टर पुट कर दो ri क्या। तो ये तो आपस में कट जाएंगे, नीचे 2m है तो ये देखो माइनस mri प्लस mri, तो ये तो कट गए। ठीक है, तो आंसर आ गया 0, मतलब ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है जहां आपने ओरिजिन माना था। तो अगर ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास उनके मिड पॉइंट पर है, इसी का मतलब है कि अगर मैं कहीं और भी मान लूं, एक पार्टिकल यहां मान लूं, एक उसके ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट मान लूं, उनका भी यही लाई करेगा, 2 पार्टिकल्स का। ऐसे ही कोई 2 पार्टिकल, एक यहां मान लेता हूं, एक उसके ऑपोजिट यहां मान लेता हूं, कोई भी 2 पार्टिकल्स अगर आप कंसिडर करोगे उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही लाई करेगा। इसलिए सारी बॉडी के लिए भी जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे ही लाई करेगा। Therefore, the center of mass of ring lies at its center। ठीक है, at its geometrical center। छोटे छोटे प्रूफ भी अभी मैं बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा फीलिंग आए कि किस तरह से हम कर रहे हैं, और ये हमें आगे भी हेल्प करेगी ये चीज जो अभी हम कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम डिस्क मान ले, 5वां ऑब्जेक्ट हम एक डिस्क मान लेते हैं। आपको पता है डिस्क कैसी होती है, ये डिस्क होती है शीट, सर्कुलर शीट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब एक वर्ड में तो इसका यही आंसर है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है इसके सेंटर पे C। ठीक है, ये आंसर है, लेकिन जस्टिफाई कैसे करें, यहां कैसे लाई करता है, इसको फ्रंट से देखते हैं, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। आपको ना चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी अच्छे क्वेश्चन होंगे। सिर्फ आंसर्स नहीं देखने, आपने सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा। लेट अस ड्रॉ द रिंग। ये देखो, ये हाँ जी, तो चलिए इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। ये डिस्क का फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब बच्चों हम ऐसा करते हैं, इस डिस्क को मान लेते हैं कि छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना। जैसे एक रिंग मैंने यहां मान ली। अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि इसके सेंटर पर लाई करता है। अभी पीछे हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया है इस रिंग का, एक छोटी सी रिंग का, है ना, इसके सेंटर पे। तो उसका सेंटर और पूरी डिस्क का सेंटर वो सेम ही है। अगर मैं थोड़ी एक और बड़ी रिंग मान लेता, यहाँ पे थोड़ी बड़ी रिंग मान लेता हूँ, रेडियस थोड़ी ज्यादा है उसकी, और इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो कहाँ लाई करेगा, वो भी उसी सेम पॉइंट पर ही लाई करेगा जो सेंटर है। ठीक है, इस रिंग का भी जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सेम इसी पॉइंट पर ही लाई करेगा। तो इस तरह से जितनी भी रिंग हैं जिनको मिला के ये पूरी डिस्क बनी है, उन सारी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि पूरी डिस्क का भी जो सेंटर ऑफ मास है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई कर रहा है। तो ये भी होता है एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हम ले लें, इमेजिन कर लेते हैं, एक होलोस्फीयर ले लेते हैं। होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा। ये होलोस्फीयर है। ठीक है, देखो यहां पर एक मास लो, एक इसके ऑपोजिट मास लो, इन दोनों छोटे छोटे मासिव पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के मिड पॉइंट पर, जो भी लाइन ज्वाइनिंग है उनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ऐसे ही अगर आप कहीं और भी 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हो, वो भी मिड पॉइंट पर ही लाई करेगा। तो इस तरह से सारे जितने भी आप पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स कंसीडर करके देखोगे, सबका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा, मतलब सेंटर पे लाई करेगा। होलोस्फीयर, सिमिलरली होलोस्फीयर। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर सॉलिड स्फीयर सेम पॉइंट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास लाइज एट सेंटर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास सिलेंडर है, शेप नंबर 7। अगर हमारे पास सिलेंडर है तो क्या होगा। अब ये हमारे पास जो सिलेंडर है इस तरह की शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है बच्चों, ओके।
अब आप इस सिलेंडर को एक रोड भी मान सकते हो। अगर आप रोड मान लोगे तो फिर मतलब ये जो भी इसकी लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ है L, यहां से लेके यहां तक, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा कहीं पर। बट L/2 का मतलब है कि इस पूरी लाइन पर कहीं पे हो सकता है। ये डिस्टेंस अगर L/2 है तो इस पूरी लाइन पे हो सकता है, बट नहीं, पूरी लाइन पर कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ इसके मिड पॉइंट पर ही होगा। क्यों इसके मिड पॉइंट पे क्यों होगा? क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये छोटी छोटी डिस्क का मिलकर बना है। ये एक डिस्क मान लो, फिर एक डिस्क मान लो, फिर एक और डिस्क मान लो। छोटी छोटी पतली पतली डिस्क को अगर आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर दो, ऐसे रख दो, तो सिलेंडर बन जाएगा। अब हर किसी डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, तो सारे सेंटर्स मिला दो, तो यहाँ पर दोनों लाइंस की जहां पे इंटरसेक्शन होती है वो वाला जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये कौन सा पॉइंट होता है? दिस इज कॉल्ड एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर वहां पे लाई करता है। और क्या होता कहां है? मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस होता है। मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। सिलेंडर का एक्सिस यही होता है जिसके अबाउट सिलेंडर ऐसे घूम सकता है, उसी को एक्सिस बोलते हैं। तो वहां पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से हम किसी भी रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक कॉन होता है हमारे पास, कॉन के लिए हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन नहीं है अभी हमने करनी। हमने सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि अगर इस कॉन की हाइट h है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है बच्चे वो बेस से h/4 हाइट पे लाई करता है। बेस से h/4 हाइट पे। तो याद रखना दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एट एक्सिस ऑफ कॉन, कॉन का एक्सिस है ये वाला, एंड at h/4 from the base। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम मान सकते हैं कि बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है। अब इसको देखो कैसे टेक्निकली यूज करेंगे अगले आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स में। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का मैंने बोल दिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे सिलेंडर को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो। उस पॉइंट की लोकेशन वो होगी जो इस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। लोकेशन वो होगी, अगर इस सिलेंडर का मास 4 किलोग्राम है लेट अस सपोज, तो फिर उस पॉइंट का मास हम लिख सकते हैं 4 किलोग्राम है। मतलब आप एक सिलेंडर को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो। सिलेंडर का मास अगर m है तो पॉइंट का मास m है। ये सेंटर ऑफ मास का मतलब है, नंबर 1। नंबर 2, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहां पर अगर आप बॉडी के उस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगी, लीनियर मोशन में जाएगी, रोटेशनल मोशन में नहीं जाएगी। ये चीज भी आपको पता है, मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। ऐसे डिस्क है हमारे पास, अगर हमारे पास एक डिस्क है, मान लो इस डिस्क का मास था 5 किलोग्राम्स, ठीक है, और आपको बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आपने बोल दिया सर ये सी पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब है कि आप इस डिस्क को यहां से रिप्लेस करके, ये डिस्क है, इसको यहां से हटा के आप सिंपल एक पॉइंट इमेजिन कर सकते हो, एक सिंगल पॉइंट मास इमेजिन कर सकते हो। उस पॉइंट मास का भी जो मास होगा वो 5 किलोग्राम ही होगा, जो इस पूरी डिस्क का मास है। चाहे आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा दो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के, चाहे आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा दो, दोनों का ही मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। ये पहला पॉइंट जो ध्यान देने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं नोट की फॉर्म में लिखूंगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई बॉडी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पे ही लाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमने बना दिया 8, 2 डिस्क ली, दोनों की रेडियस सेम है, हमने 8 बना दिया। अब अगर मैं बात करूं कि यहां एक लाइन से इस बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, ये मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं बॉडी को, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। क्यों इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा? उसका रीजन ये है कि बॉडी इधर और इधर दोनों साइड सिमेट्रिकल है, बट अगर मैंने इस साइड पर एक और मास रख दिया लाइक दिस, तो इस साइड से बॉडी हैवी हो जाएगी। अब इधर से ये हैवी हो गई है, तो जिधर से बॉडी हैवी हो जाती है सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट कर जाता है। जैसे ही आप एक मास इधर और रखोगे, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन से हटके हैवियर वाली साइड पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, और वो हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो कहां पहुंचा। आने वाले कुछ एग्जांपल्स में हम यही करेंगे। इसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंपोजिट बॉडी। इस तरह की बॉडी को बोला जाता है कंपोजिट बॉडीज।
कंपोजिट बॉडीज कैसे बनती हैं? जैसे ये रेगुलर शेप वाली मैंने अभी कुछ बॉडीज बताई हैं आपको, इन बॉडीज को मिला जुला के एक बॉडी हम बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट बॉडी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने H लिख दिया, द फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम H, ऐसे मैंने H बना दिया, ठीक है जी। अब ये जो H है अगर देखा जाए तो किसका बना हुआ है? H तीन छोटी छोटी मेटेलिक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का बना हुआ है। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 1, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, इन तीनों का बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस बॉडी को डिवाइड कर सकते हो किसी एक एक्सिस के अबाउट सो दैट दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल हो, तो सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर एक लाइन लगा दूं, दोनों तरफ एच सिमेट्रिकल है तो इस पूरी लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर आप इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन लगा पाओ कि बॉडी सिमेट्रिकल हो जाए, दोनों तरफ थोड़ी ऊपर लगे नीचे लगनी चाहिए, दोबारा लगा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन लगा दी, अब ऊपर वाला हिस्सा एच का और नीचे वाला हिस्सा एच का दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों की इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। सच बॉडी इज कॉल्ड कंपोजिट बॉडी। आप हिंट एंड ट्रायल मेथड जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, वो जस्ट बताने के लिए है। लेकिन अगर आपने उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर, तो कैसे फाइंड करना है वो मैं मेथड अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और चीज बताएं आपको, मान लो H की जगह इतना सा हमारे पास लेटर था, जैसे अभी मैंने H सिंबल लिया ना, दोबारा ड्रॉ करते हैं H सिंबल को, कॉन्सेप्ट समझना आपने, फिर देखना क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे मान लो ये H था हमारे पास, इस H का सेंटर ऑफ मास हमें पता लग गया जी यहां पे लाई करेगा। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। याद रखना जितनी भी बॉडीज हैं सारी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, सेम मटेरियल सेम डेंसिटी एवरीवेयर, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने क्या किया, यहां से इसको काट दिया, ऐसे काट दिया, और इतना वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन वो हमने यहां से डिलीट कर दिया, डिलीट करके एक नई बॉडी बना दी मैंने, इसको मैंने इधर से काट दिया, ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ इतना सा रहने दिया। अब क्या सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करेगा जहां पहले लाई कर रहा था? नहीं, पहले वो यहां पे था क्योंकि दोनों तरफ बॉडी सिमेट्रिकल थी, अब वो यहां पे लाई नहीं करेगा क्योंकि इस साइड वाला हिस्सा आपने रिमूव कर दिया। अब बॉडी इस साइड से हैवी हो चुकी है, इधर से ये थोड़ी सी हैवी हो गई है और इधर से ये थोड़ी सी लाइट हो गई है, तो वो इस पॉइंट से जहां वो पहले था वहां से हैवी वाली साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। कहां पे लाई करेगा, कैसे फाइंड करना है वो अभी हम सीखेंगे। इसी तरह से हम एल शेप भी बना सकते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे अभी। इस तरह से एक एल शेप बना दी, ये तीन रेक्टेंगुलर का मिलके बना हुआ है, तीन स्क्वायर्स कह लो आप, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर। इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा वो अभी सीखेंगे। दो डिस्क मिला दी, एक ये डिस्क है, ठीक है, इसकी कुछ रेडियस है, और एक ये छोटी वाली डिस्क है, इसकी छोटी थोड़ी कम रेडियस है, उनको मिला के हमने ऐसी एक बॉडी बना दी। अब अगर आपने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, इस लाइन को देखा ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है ना, तो इस लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। अगर आप बॉडी को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो उस लाइन पे लाई करेगा। अब लाइन पे तो कहीं पर भी कर सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी, फिर कहाँ लाई करता है कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली हैवी वाली साइड पे शिफ्ट होगा। अगर मान लो आपने यहाँ ओरिजिन मान लिया, तो ओरिजिन के इधर वाला पार्ट हल्का है, थोड़ा लाइट है, और इधर वाला पार्ट थोड़ा हैवी है। तो अगर सिर्फ देखने से ही ऑब्जर्वेशन से बताना है, एक 1 मार्क क्वेश्चन आ गया कि किधर लाई करेगा, इस साइड पे शिफ्ट होगा या इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो आप बोलोगे सर हैवी वाली साइड पे कहीं पे शिफ्ट होगा। कहां होगा उसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना, वो अभी हमने सीखना है। तो लेट अस डू दैट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज, कंपोजिट बॉडीज, ठीक है जी। तो पहली एग्जांपल मैं आपको करवाऊं। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा टेक्निक लिख दूं, वही इमेजिन कंपोजिट बॉडी एज ए डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसको एक डिस्क्रीट सिस्टम मान लेंगे, है तो कॉन्टिन्यूस बॉडी बट उसको हम डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान लेंगे, ठीक है। एंड देन वी अप्लाई वही जो हमारा डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सेंटर ऑफ मास वाला, उसको अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला है RCM। अगर मान लो दो पार्ट्स है बॉडी के, दो डिस्क है, तो ये दो के लिए ये बनेगा, सेम फॉर्मूला है वही सेम। उसको अभी अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं।
ठीक है, सेम वही रिलेशन है, अप्लाई कैसे करना है बता रहा हूं। यहाँ पे m1 क्या है, m1 इज द मास ऑफ बॉडी 1, m2 is mass of body 2, r1 vector is position vector of center of mass, ठीक है, position vector of center of mass of body 1, कहां से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहां भी आप ओरिजिन मानोगे उसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर होता है ना। और ऐसे ही जो r2 वेक्टर है यहाँ पे, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी 2, ठीक है, कहां से, वही विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखना दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये फॉर्मूला भी कैसे अप्लाई करना है, लेट अस सी। फॉर्मूला याद कर लिया और कंपोजिट बॉडी को डिस्क्रीट सिस्टम मानना है। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट अस सपोज वी हैव गिवन 2 discs, दिस इज डिस्क 1, इसकी रेडियस है बच्चों 2r, ठीक है, और दूसरी डिस्क इसके साथ यहां पर हमने ऐसे जोड़ के रखी हुई है, स्मॉल डिस्क, ये डायमीटर्स हो गए दोनों के, और इसकी जो रेडियस है दैट इज r, इसकी रेडियस r है। एंड लेट सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ डिस्क, ठीक है जी, दोनों डिस्क का जो मटेरियल है उसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। देखो दो अलग अलग डिस्क भी हो सकती है, इसका सिग्मा 1 हो सकता है, सिग्मा 2 हो सकता है, सिग्मा 2 सिग्मा हो सकता है, मतलब इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी से डबल है, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट पहले हम जो फर्स्ट केस मान के चलेंगे, दोनों की जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें वो फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए हमें पहले मासेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और पहले ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज द ओरिजिन इज हियर, दिस इज ओरिजिन, इस साइड हम मान लेंगे एक्स एक्सिस, इस साइड हम मान लेंगे वाई एक्सिस, और जैसे कि ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये तो मुझे पहले से ही पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, मतलब उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, सीधी सी बात है। पहले मैं उसको लिख देता हूं, फिर बाद में भी समझ आ जाएगा कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। दोबारा से सुनो, क्योंकि ये बॉडी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल्स हैं, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, पहली बात। चलो ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों हमें, दो बॉडीज है ना इसलिए 2 टर्म्स आएंगी, अगर मान लो एक और डिस्क यहां बना देता तो 3 टर्म्स आ जाती। चलो तो ये हमारे पास आ गया। अब m1 m2 फाइंड करना है। देखो m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट डिस्क एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द डिस्क। ये कहां से आया, देखो हमने ये डेफिनेशन करी है, सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी व्हिच इज गिवन बाय मास अपॉन एरिया, सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी टोटल मास टोटल एरिया। तो m1 फाइंड करना है, सिग्मा को ऐसे ही लिखेंगे, और a1 इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट डिस्क। कितना एरिया होगा इसका, देखो 2r रेडियस है तो एरिया होगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, वहां से मास फाइंड करना पड़ेगा, कितना बन गया 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, दिस इज m1। पहली डिस्क का मास हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, क्योंकि हमें सिग्मा गिवन था, हमें मास डायरेक्टली गिवन नहीं था। अगर डायरेक्टली मास गिवन हो सेम क्वेश्चन में कि भाई ये 2m मास की है, ये 5m मास की है, तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी करके दिखाता हूं। तो ये m1 हो गया। अब ऐसे ही m2 देखो, m2 इज ऑल्सो सिग्मा इंटू a2। व्हाट इज a2, a2 इज द एरिया ऑफ दिस सेकेंड डिस्क। व्हाट इज दैट एरिया, r इज द रेडियस, तो एरिया इज पाई r स्क्वायर, दिस इज सेकेंड मास m2। अब हम पोजीशन वेक्टर्स की बात करेंगे। r1 वेक्टर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट डिस्क, ये पहली वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा ना, इसके सेंटर पे। क्या पोजीशन वेक्टर है इसका, इसको c1 बोल देते हैं। ओरिजिन से ड्रॉ करके दिखाओ मुझे क्या है। देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया पोजीशन वेक्टर। कितना है ये डिस्टेंस 2r ही तो है, रेडियस 2r रेडियस मानी है ना हमने, वही तो है ये, और डायरेक्शन है माइनस आई कैप, तो r1 वेक्टर इज माइनस 2r आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस आई कैप। r2 ये वाला पोजीशन वेक्टर c2 का। बस बॉडी देखते चले जाओ और दो मासेस लिखो और दोनों पोजीशन वेक्टर लिखो। ये है r आई कैप,
सब कुछ मिल गया, यहां पुट कर दो। m1 is 4 pi r square sigma into r1 vector which is minus 2 r I cap plus m2 is sigma pi r square, ये मैंने यहां से पुट कर दिया, और इसका पोजीशन वेक्टर r I cap डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास भी सिग्मा में ही पुट करना है, m1 प्लस m2 दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है, ये पाई आर स्क्वायर सिग्मा है, ऐड करके 5 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब जो नीचे और ऊपर चीजें कट सकती हैं काट दो। देखो पाई आर स्क्वायर सिग्मा कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर सिग्मा कॉमन मान लो मैंने ले लिया और मैंने नीचे वाले से काट लिया, बस हो गया काम। बाकी जो है वो आपका आंसर है। देखो 2 इंटू 4 8 हो गया, माइनस 8 आर आई कैप, ठीक है जी। ये कितना है, ये आर आई कैप है प्लस आर आई कैप डिवाइडेड बाय 5, माइनस 8 प्लस 1, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, माइनस 7 बाय 5 टाइम्स रेडियस आई कैप। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप आ रहा है ना आपके आंसर में वेक्टर के साथ। माइनस आई कैप मतलब ओरिजिन से लेफ्ट वाली साइड पे है, तो ओरिजिन से लेफ्ट वाली साइड पे मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 7/5। ये 7/5 कितना होता है, इट इज 1.2, ठीक है। तो 1.2 आर, यहाँ तक टोटल 2 आर है, यहाँ तक आर होगा, 1.2 आर यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा। तो दिस इज द आंसर। और आंसर को देख के पता चल रहा है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर पुट करने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पुट करने की जरूरत नहीं है इस केस में। अब सेम क्वेश्चन में लेट अस सपोज सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक और सेम पैरामीटर्स लूंगा मैं। क्या डिफरेंस करने वाला हूं मैं, डिस्क की जगह यहाँ पे दोनों डिस्क थी, अब उसकी जगह मैं सफियर्स मानने वाला हूं। हमें यही चेक करना है कि क्या आंसर में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, जस्ट फॉर आवर नॉलेज। सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट नाउ दिस इज ए स्फेरिकल शेल। होलो स्फीयर ले लेते हैं पहले, कोई भी ले लो, होलो लेना सॉलिड लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। देखो मान लो ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर समझते हो ना, प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खाली होती है, अंदर से एम्प्टी होती है। इसकी रेडियस है 2r। एक उसके साथ एक और स्फीयर रख दिया छोटा वाला, उसकी रेडियस है r। दोनों डिफरेंट है, एक की रेडियस r है, एक दूसरे की 2r है। सरफेस मास डेंसिटी ही गिवन होगी इस केस में, क्योंकि जो मास है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये होलो है, तो सरफेस मास डेंसिटी इज गिवन। दोनों की सेम है, दोनों की सिग्मा है, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी दोनों केसेस में, दोनों के मास कैलकुलेट करने हैं, m1 m2। मास का फॉर्मूला सिग्मा इनटू एरिया। कौन सा एरिया, अभी ये डिस्क नहीं है, स्फीयर है, 3D वाला स्फीयर जैसे बॉल होती है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा सरफेस एरिया, तो सिग्मा ऐसे ही रहेगा। और इसका जो सरफेस एरिया है सिग्मा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। देखो ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह हमारे पास 2r है, तो मैं यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर लिखूंगा। इन चीजों का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो m1 मास इज सिग्मा 4 पाई 2r स्क्वायर। सॉल्व कर ले थोड़ा इसको, तो ये बन गया 4r स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 पाई सिग्मा r स्क्वायर। ये m1 मास हुआ। m2 मास दूसरे का, छोटे का, ठीक है। देखो सिग्मा इंटू a2, सिग्मा ऐसे ही, उसका सरफेस एरिया तो सीधा ही 4 पाई आर स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसकी रेडियस ही r है ना। तो ये दूसरा आंसर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। दिस इज m2। दोनों मासेस आ गए, m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम होंगे, इसका सेंटर ऑफ मास C1 इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास C2 इसके सेंटर पे। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू आप देख लो कि इसका पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ करना है। सबसे दूसरा काम जो होगा ना, हमेशा यही होता है कि पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करना है या लिखना है, -2r i कैप। तो r1 वेक्टर इज सेम है पिछले वाला, सिमिलरली r2 वेक्टर इज यहां से इस तरफ r i कैप, ठीक है, r i कैप।
देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, दोबारा से सुनो। ये r है डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, और डायरेक्शन x एक्सिस वाली है, इधर x एक्सिस माना ना मैंने, इसलिए मैंने आई कैप लगा दिया साथ में। ओरिजिन से ये इस तरफ है नेगेटिव वाली डायरेक्शन में, तो मैंने माइनस आई कैप लगा दिया, और डिस्टेंस 2r के बराबर है क्योंकि उस स्फीयर की रेडियस 2r है। चलो, तो दोनों चीजें आपके पास आ गई जो हमें चाहिए थी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेट अस फाइंड सेंटर ऑफ मास। सीधा फॉर्मूला लगाना है, m1 मैंने पुट कर देना है डायरेक्टली, ये आ गया, ठीक है जी, इनटू r1 वेक्टर प्लस m2 इनटू r2 वेक्टर अपॉन टोटल मास। टोटल मास 16 प्लस 4, बाकी तो फैक्टर सेम ही है, 20 बाय सिग्मा आर स्क्वायर। तो फिर से देखो, जो चीजें कट रही है मैं काटूंगा, यहाँ सिग्मा चाहिए था एक, वो सिग्मा में मिस कर गया, यहाँ पे सिग्मा भी है। चलो, तो देखो क्या क्या कटेगा, आर स्क्वायर पाई सिग्मा, आर स्क्वायर पाई सिग्मा, ये सब कट गए, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लो। ये बन गया -32 आर आई कैप, और ये बन गया +4 आर आई कैप डिवाइड बाय 20। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये बन गया -28 आर आई कैप, और नीचे हमारे पास फैक्टर आ गया 20 का। अब इसको कटिंग करते हैं, 4 पे जाएगा 7, कटिंग करा 4 पे 5, सेम आंसर। तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो वहीं पर है जैसे पिछले केस में थी, क्योंकि ये दोनों बॉडीज की जो शेप है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। इसमें भी इस पॉइंट के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर 2 डायमेंशनल प्लेन में था, डिस्क बनी हुई थी ना। इसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड जो था C1 के अराउंड सेम उसी सेंस में था, बट 3D में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट डिफरेंट होगा, बट जो आंसर होगा वो दोनों ही केसेस में सेम आएगा। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल उसके साथ कंबाइन करी है। कैलकुलेट कैसे करना है, आई होप आपको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट किया है। कि हमने सबसे पहले दोनों मासेस कैलकुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस मास डेंसिटी, फिर वो पोजीशन वेक्टर्स लोकेट करने हैं, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम स्फीयर्स लेके चल रहे हैं, होलो स्फीयर्स। तो एक ये होलो स्फीयर है, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है, और इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। मास जो कैपिटल M है वो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा फाइंड करना है हमें। एक्चुअली सिग्मा इज गिवन, सिग्मा इसकी सरफेस मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये होलो स्फीयर है। लेट मी राइट हियर, इट इज ए होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर में क्या होता है कि सारा मास सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर नहीं होता मास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मास निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सरफेस मास डेंसिटी टाइम्स सरफेस एरिया। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा टाइम्स, मतलब प्रोडक्ट करना है उसका, मल्टीप्लाई करना है सरफेस एरिया के साथ। तो ये इसका मास है, इसको m1 ले लेते हैं। इसके सामने एक और छोटा स्फीयर इसके ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी इसकी जो है वो भी सिग्मा है, ठीक है, बट इसकी जो रेडियस है दैट इज r/3, r/3, ये इसकी रेडियस है। इस r के कंपैरेटिवली रेडियस इज r/3। इसका व्हाइट वाले स्फीयर का जो मास है, अगर वो लिखना चाहते हैं, m2 मान लेते हैं, m2, तो दैट इज सरफेस मास डेंसिटी टाइम सरफेस एरिया, वो आएगा 4 पाई r/3 का स्क्वायर। ये आपको पता है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर उसका फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर जब मास डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका मास फाइंड करना चाहते हैं, तो वो मास होता है सरफेस मास डेंसिटी जो भी है वहां पे इनटू सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। वही हम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मासेस हमने फाइंड कर लिए। अब आपने ओरिजिन कहाँ मानना है उस पर डिपेंड करेगा। चलो मैं कहता हूँ मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ये बन गया एक्स एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ बन गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस बन गया। अब यहां से इसका ही पहले पोजीशन वेक्टर देखेंगे ना, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो ये है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें r1 वेक्टर होता है पहले मास के सेंटर ऑफ मास का
पहली बॉडी के फर्स्ट बॉडी जिसको आपने m1 माना है उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे ही होगा और वहीं हमने ओरिजिन मान लिया। इसका मतलब जो r1 वेक्टर है वो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट c1 के कोऑर्डिनेट 0 0 है, हमने ओरिजिन वहीं पे मान लिया। ठीक है। जो दूसरा है r2 वेक्टर वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास c2। तो c2 का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितनी दूरी पर लगा हुआ है, ये हम ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, इसको अभी लिखना चाहते हैं हम। तो r तो यहाँ तक हो गया प्लस r/3, तो r2 जो है वो है r प्लस r/3 और उसकी डायरेक्शन है j का, ऊपर की तरफ है, y एक्सिस की तरफ बना है ये पोजीशन वेक्टर। ये आपको आता है, जिसने वेक्टर्स अच्छे से पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में उसे पता है कि हम इस तरह से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करके पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसको, उसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है और मैग्नीट्यूड वो सब पता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4r/3 j का। अब इन चारों चीजों को यहाँ पे पुट करेंगे। m1 सिग्मा 4πr² r1 0 प्लस m2 सिग्मा 4πr²/9 ये मास हो गया इंटू r2 इज 4r/3 j का डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू मासेस। ये कितना हो गया? ये हो गया जी 4πr² टाइम सिग्मा प्लस 4πr² टाइम सिग्मा बाय 9। ये नीचे जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 9 आएगा। ओके, इसमें से एक फैक्टर, ये तो टर्म 0 हो गई, ये सिग्मा ये वाले टर्म मैं नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, दोबारा नहीं लिखना चाहता, चलो मैं कर लेता हूँ इसको। ये बन गया सिग्मा 4πr²/9 इंटू 4r/3 और अगर डिनोमिनेटर में चले तो दिस इज 4πr² टाइम सिग्मा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/9 मतलब 10/9 का फैक्टर आएगा एलसीएम लेके, ये एक से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बन जाएगा ये 9 1 ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे वाला 9 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों, ये नहीं बचेंगे। ये 3 नीचे जाएगा 30 पे चला जाएगा, ये 10 तो नीचे ही है, 3 नीचे जाएगा तो 4r/30 j का 4r/30 मतलब 2/15। ठीक है, 2r/15 j का। तो दिस इज द आंसर 2r/15, वहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास। तो नाउ आई एम गिविंग वन एक्सरसाइज टू यू, check where the center of mass lies if the spheres of last problem are solid spheres। हॉलो की जगह अगर वो सॉलिड होते तो कहाँ लाई करता? उसमें मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा नहीं आएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो आएगी, इनटू वॉल्यूम आएगा। ठीक है, मतलब m1 होगा रो v1, वॉल्यूम आप लिख लेना, रेडियस आपको पता है, सेम है, सब कुछ सेम है, बस स्फीयर सॉलिड्स है। m2 होगा रो v2, r1 वेक्टर r2 वेक्टर सेम होंगे, -2r i कैप और r i कैप। तो आपने चेक करना है कि क्या आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। हाँ जी, m1 मास क्या होगा इसमें लिख लो फटाफट। m1 मास रो टाइम्स v1, रो टाइम्स 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। कितनी रेडियस मानी थी पहले स्फीयर की? हमने पहले स्फीयर की रेडियस 2r मानी थी, 2r का क्यूब। 4πr³ होता है ना फॉर्मूला, 2r का क्यूब करोगे 8r³ बन जाएगा, 2 का भी क्यूब होना है ना इसलिए। तो ये हमारे पास m1 आ गया, इसको आप लिख सकते हो 32/3 रो पाई r³। m2 मास रो इंटू v2 इज 4/3 पाई r³, क्योंकि सेकंड वाला जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो r ही है। अच्छा, मैं वॉल्यूम क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे? मैंने लास्ट केस में यहाँ पे सरफेस एरिया लिया था, अब मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो रो है वो वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज होगी, वो इसलिए क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर्स है।
सॉलिड स्फीयर का मतलब है पूरा अंदर से भरा हुआ, मतलब स्फीयर तो है लेकिन वो मेटल की बॉल आप इमेजिन कर लो, रबड़ की गेंद इमेजिन कर लो, पूरी अंदर से जो पूरा मटेरियल भरा होता है हर जगह, है ना, तो उसकी तो वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है ना फिर। तो ये दोनों मासेस आ गए, R1 R2 वेक्टर हमें पहले से ही पता है, ये सेंटर ऑफ मासेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो RCM अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, लेट अस फाइंड 32/3 रो pi r cube, this is m1 into r1, r1 is minus 2 ri cap plus m2, m2 is this rho 4/3 pi r cube into r2, r2 vector is ri cap, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, इन दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल मास आ जाएगा 3 LCM आएगा, 32 plus 4 36 हो जाएगा, 36/3 ये 12 पे चला जाएगा, रो पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए तो पहले हम जो फालतू चीजें हैं वो काट देते हैं ऊपर नीचे, रो पाई आर क्यूब, रो पाई आर क्यूब, रो पाई आर, ठीक है, ये आ गया 12। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये बन गया 32 into 2 64 minus 64 आर आई कैप बाई 3, ये 1/12 में बाहर लिख रहा हूँ बाई 3, और ये बन गया जी 4 RI कैप प्लस उसमें 4 RI कैप बाई 3, ठीक है, यही बचता है ना, देखो 4 RI कैप बाई 3, 1/12 मैंने बाहर लिख दिया। चलो तो 3 भी बाहर ले आते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, -60 RI कैप, और नीचे ये 3 कॉमन आ जाएगा जब 12 से मल्टीप्लाई होगा, 36 पे चला गया, अब कट रहा है कहीं पे 6 पे कट रहा है, 6 10, तो 6/10, 10/6, 10 ये भी कट रहा है, -5/3 RI cap. Now the answer is different. In the case of volume mass distribution, answer is -5/3 RI cap. But जो हमने surface mass distribution में देखा, चाहे वो स्फीयर था या वो डिस्क थी, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आ रहा था इस सिस्टम के लिए वो 7/5 RI cap भी आ रहा था। तो ये एक टी लेटर है, तो सिंपल क्वेश्चन, ऐसे एक टी लेटर बना हुआ है, मेटल की स्ट्रिप्स का टी लेटर बना हुआ है और कुछ वेट्स दी हुई है, जैसे ये 8 मीटर दिया हुआ है इधर से और ये 2 मीटर दिया गया है, ठीक है जी, ये 6 मीटर दिया गया है, ये भी 2 मीटर है, ऐसे ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि भाई ये जो मेटल की शीट है उसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है जी। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बॉडी है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं उसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन, बट वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो उस वर्टिकल लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। वैसे भी हमें पता है कि ये जो स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास ये ऊपर वाले पार्ट पे लाई करेगा, C1 बोल देते हैं उसको, ऐसे बॉडी ऐसे डायगोनल्स की इंटरसेक्शन पे बनेगा, है ना, और नीचे वाले पार्ट का C2 यहाँ बनेगा। क्या होंगी इनकी लोकेशंस, क्या होंगी C1 C2 की, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इस मेटल स्ट्रिप का, तो 2 मीटर ऐसे टोटल लेंथ है ना, तो इसका जो डिस्टेंस होगा इस एज से वो 1 मीटर होगा इस C1 का, ठीक है, 1 मीटर। और ऐसे C2 की बात करें तो ये भी एक्चुअली होमोजीनियस बॉडी है, 6 मीटर टोटल लेंथ है, और ये मिड पॉइंट बोल रहे हैं हम नीचे वाले पार्ट का इसका, तो ये 3 मीटर होगा, ऐसे एनालाइज कर लेना चीज़ों को, ये 3 मीटर होगा। मतलब ये दोनों जो सेंटर ऑफ मासेस हैं इन दोनों बॉडीज के, वो एक यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे है, दूसरा यहाँ से नीचे की तरफ 3 मीटर की दूरी पे है। अब हमें इनका भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमें ओरिजिन मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में बहुत बार ओरिजिन गिवन होता है या हमें ओरिजिन मानना पड़ता है, तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिन कहाँ पर है। लेट अस सपोज दिस इज द ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें निकालना है, या क्वेश्चन में गिवन भी होता है कभी कभी, जैसे ये ऊपर पॉइंट दिया जा सकता है, ये ओरिजिन है, यहाँ दिया जा सकता है, ये ओरिजिन है, इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालो, बट मैंने यहाँ मान लिया ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब ये ओरिजिन मान लिया,
तो इस रीजन के विद रिस्पेक्ट टू हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। एक तो C1 का चाहिए, ये ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पॉइंट ही ऊपर है तो रीजन से ऊपर की तरफ ड्रॉ हो गया और 1 मीटर की दूरी पर है। तो C1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है 1j का, क्योंकि उसका डिस्टेंस 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ। ऐसे ही C2 का पोजीशन वेक्टर नीचे की तरफ बनेगा, ये मैंने नीचे की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दिया और दूरी कितनी है 3 मीटर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 3 है, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है बट डायरेक्शन नीचे है तो -j का। बहुत डिटेल में चीजें होती हैं, समझ आ गया तो कोई टफ नहीं है। R2 वेक्टर नीचे की तरफ -3j का बन गया, दोनों मिल गए। मासेस चाहिए, m1 मतलब ये ऊपर वाले पार्ट का मास पूरे का, तो मास कैसे निकलता है, सिग्मा टाइम्स एरिया। एरिया कितना होगा 8 × 2 16, यूनिट्स में लिख रहा अभी, ठीक है, यूनिट्स बाद में देख लेंगे, ठीक है। वैसे मीटर स्क्वायर अगर ये मीटर में है ना तो इसके यूनिट मीटर स्क्वायर, मास है ना, मास है ना, तो मास किलोग्राम में होगा, चलो लिख लेते हैं। ऐसे ही m2 इसका मास टोटल, तो ये 6 × 2 12 हो गया, 12 इसका एरिया है तो सिग्मा टाइम्स 12 या 12 सिग्मा यू कैन से, इतना मास नीचे वाले का हो गया। बस सब कुछ आपको मिल गया। अब आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए RCM, तो इसमें हम क्या करेंगे, m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर अपॉन टोटल मास। व्हाट इज m1? m1 इज 16 सिग्मा, R1 इज j का, ठीक है, ये तो पुट कर दिया मैंने, प्लस m2 इज 12 सिग्मा, व्हाट इज R2? -3 j का, और नीचे दोनों मासेस का सम, ये दोनों मासेस हैं इनका सम, 12 + 16 28 सिग्मा, 28 टाइम्स सिग्मा। सिग्मा इस सिंबल को बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। अब यहाँ पे सिग्मा कॉमन आके कट जाएगा और भी कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, तो ये बनेगा सिग्मा, तो मैं पहले ही काट देता हूँ, छोड़ो, 16 j का -3 × 12 36 j कैप डिवाइड बाय 28, इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, ये दोनों j कैप है ना, तो आंसर आ गया -20 j कैप बाय 28। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, -5 बाय 7 j कैप, ये 4 पे चला गया, ठीक है, चलो, तो -5 बाय 7 j कैप इन मीटर्स, मीटर्स मतलब नीचे की तरफ, यूनिट मतलब हम मीटर लेके चल रहे हैं, तो आंसर आ रहा है -5 बाय 7, ठीक है। मतलब इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर ऑफ मास है, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ये रहा सेंटर, ठीक है, नीचे की तरफ है, कहाँ पे लाई करेगा, 5 बाय 7 बहुत स्मॉल है, 1 से भी छोटा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास इसका लाई कर रहा है, ठीक है। तो वैसे देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अगर नीचे वाली बॉडी की बात करें, सिर्फ अकेली बॉडी को देखो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, बट क्योंकि आपने ऊपर एक और स्ट्रिप लगा दी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया, हैवी वाली साइड पे वो शिफ्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ अगर मार्क लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। The figure shows L shape lamina, lamina है ये, शीट है, ठीक है, of mass 3 kilograms. Find position of its center of mass. Center of mass with respect to origin. ये O दिया हुआ है, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, उसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में। चलिए पॉज करके करिए ट्राई। ये हमें ना एक एल शेप लेमिना दिया गया, ट्रायंगुलर लेमिना, इसका जो टोटल मास है कैपिटल M, वो हमें दिया गया है 3 किलोग्राम, ठीक है, और यूनिफॉर्म है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एक ही तरह के मटेरियल का बना हुआ है। अब आप इसके डिमेंशंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, मतलब ये साइड 1 हो गई और ये साइड भी 1 हो गई, क्योंकि यहाँ तक 2 मीटर हो गया और यहाँ तक 1 मीटर है, वो D पॉइंट से पता चल रहा है। ऐसे इस तरफ भी देखो, ये साइड 1 हो गई यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर ऊपर वाला भी हिस्सा देखें वो भी 1 हो गई, मतलब हर किसी ब्लॉक का जो एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर,
देखो ये 1 है तो ये भी 1 हुई, ये भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी 1 मीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि तीनों के एरियाज बराबर हैं और मास 3 kg है, मतलब हर किसी का जो मास है दैट इज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का ये वाला पार्ट है, 1 किलोग्राम मास इस पार्ट का है, 1 किलोग्राम मास इस पार्ट का है। तो तीनों मासेस पहले लिख लेते हैं। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तीनों मासेस 1 किलोग्राम के हैं, ये मुझे फॉर्मूले में मेरे काम आएंगे। अब दूसरा जो हम स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं, हम इस बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, इसका अकेला सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक स्क्वायर है मेरे पास, सिंपली उस स्क्वायर की ये साइड है 1 मीटर और 1 मीटर, वेयर द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑफ दिस स्क्वायर। ये एक शीट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इसके सेंटर पे, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, जैसे हमने कल बात करी थी। कोई भी बॉडी है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। मतलब आपका मतलब इस अकेले स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई करेगा इसके सेंटर पे। मतलब इस केस में इस नीचे वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास C1 यहाँ होगा, साइड वाले का उसके मिड पॉइंट पे होगा, ऊपर वाले का उसके मिड पॉइंट पे होगा, सेंटर वाले पॉइंट पे। तो ये 3 सेंटर ऑफ मास है। अब आपने स्क्वायर्स को भूल जाना है, आपने इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है या पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड करना है, सीधी सी बात। वो हमारे पास बनेगा R1 R2 R3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम मान सकते हैं कि बॉडी का मतलब स्क्वायर का सारा मास कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो हम उस स्क्वायर को हटा के वहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आप इस डायग्राम को दोबारा से अगर बनाना चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ इस तरह से। वैसे आपने एग्जाम में जब सॉल्व करना है तब नहीं बनाना, उसी से कर देना सॉल्व। बट फिर भी देखो यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता क्या होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर आएगा 1/2 और इधर से भी 1/2। मतलब हमारे पास एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2, 1/2, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने एक और मास पड़ा हुआ है, ये वाला, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 + 1/2। यहाँ तक 1 हो गया और हाफ ये हो गया, मतलब 3/2। और y कोऑर्डिनेट उसका ये है जो बिल्कुल उसके बराबर ही है, वो है 1/2। तो दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3/2, 1/2। इस तरह से मैंने लिख दिया, ये है C1, ये है C2 और जो तीसरा वाला मास है वो C3 है, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है C3। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो, उसका x कोऑर्डिनेट, ये ऊपर चले जाओ आप, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा x कोऑर्डिनेट विच इज हाफ। तो x कोऑर्डिनेट इज हाफ और y कोऑर्डिनेट ये हाइट होगी, ये कितनी होगी देखो, 1 यहाँ तक हो गया और हाफ ऊपर चला गया, तो दैट इज 1/2, 3/2। तो इसका y कोऑर्डिनेट 3/2 है, x कोऑर्डिनेट 1/2। और मासेस कितने हैं, ये मासेस हैं m1 1 किलोग्राम, m2 is also 1 kilogram, m3 is also 1 kilogram. Now I will substitute in this formula. अब डिस्क्रीट सिस्टम बना देना हमने, है तो कॉन्टिन्यूस बॉडी थी बट यही हमारे पास स्टेप है। डिस्क वाले न्यूमेरिकल में भी हम यही कर रहे थे, हम उस पूरी डिस्क की जगह एक सेंटर पर एक पॉइंट मान रहे थे, उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे, सेम वही चीज। m1 r1, m1 is 1 किलोग्राम, r1 ये वाला वेक्टर इस कोऑर्डिनेट से बनाना है आपने, तो होगा हाफ i कैप प्लस हाफ i कैप, दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2, m2 is again 1 and r2 vector is 3/2 i cap plus 1/2 j cap। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा इधर ले जाता हूं। हाँ जी, प्लस m3, दिस इज m3 is again 1 किलोग्राम इनटू ये वाला पोजीशन वेक्टर इन कोऑर्डिनेट्स का, जो यहाँ से ड्रॉ भी करके देख सकते हो आप। तीनों पोजीशन वेक्टर्स यू कैन ड्रॉ, ये मैं लिख रहा हूँ तीनों, जैसे डिस्क्रीट सिस्टम में हम डायग्राम बनाते थे वही है ये तीनों। तो ये हो गया 1/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 3 किलोग्राम, बस टोटल मास कितना है 3 किलोग्राम, बस उसको पुट कर दो 3 और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो आई कैप वाले ऐड करूं, हाफ प्लस 3/2, हाफ प्लस 3/2, एलसीएम इज 2, ऊपर बन गया 5, तो ये बन गया 5/2 और ये नीचे 3 भी है डिनोमिनेटर में, मैं उसको लिख देता हूँ 3
आई कैप प्लस, और ये जो हमारे जे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी ऐड करो, हाफ प्लस 3/2 सेम ही आ रहे हैं ना, उनको भी ऐड करोगे तो दैट इज ऑल्सो 5/2 इंटू 3 जे कैप। तो आंसर इज 5/6 आई कैप प्लस 5/6 जे कैप। तो यहाँ पे ये ट्रिक होती है, कंपोजिट बॉडी को आप पॉइंट पार्टिकल्स मान लो, उनके मिड पॉइंट्स पे होंगे उनके सेंटर ऑफ मास, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ना कि इन कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ना कि इन कॉर्नर्स के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं। जो इस नीचे वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, जो अगले वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, और इसका भी लिखना है। ठीक है, ओके। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना बच्चे, ये आंसर आया। अगर मैं मान लो यहाँ पर एक और ब्लॉक बना दूं बिल्कुल सेम उसी डिमेंशन का, सब कुछ सेम यहाँ पे बना दूं, तो ये सिमेट्रिकल बॉडी बन जाएगी, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस पूरे स्क्वायर के सेंटर पे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिलीट कर देते हैं। आ गया समझ? एक और चीज करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी whose a portion has been removed। ये एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं कि अगर किसी बॉडी का पोर्शन रिमूव कर दें, अभी ऐड नहीं कर रहे, रिमूव कर दें तो क्या करेंगे। जैसे मान लो ये इस तरह की कोई बॉडी है, एक 2 डायमेंशनल शीट है, उस शीट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है सी। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ऐसे चेंज कर दिया। क्या किया हमने, इसको हमने इस बॉडी में से ये वाला पार्ट, इतना सा हिस्सा ऐसे रिमूव कर दिया, यहाँ से निकाला, काटा, काट के उसको अलग कर दिया। कभी मैं इसको अलग नहीं कर पाऊंगा वैसे, बट लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। तो ये हमने वहां से छोटा सा पार्ट निकाला और उसको अलग कर दिया, तो सम पार्ट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा था, आपने कुछ हिस्सा निकाल लिया, तो इधर से बॉडी लाइट हो जाएगी, लाइटर, इधर से थोड़ी सी हैवियर हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी ना, तो सेंटर ऑफ मास हैवी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब वो कहीं इधर शिफ्ट होकर सी डैश हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम किसी बॉडी का कोई पार्ट रिमूव कर लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास उसका शिफ्ट हो जाता है, जिधर से आप पार्ट रिमूव करोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सी डैश नया वाला सेंटर ऑफ मास आएगा। तो क्या फॉर्मूला हमने इसके लिए यूज करना है, इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। देखो फॉर्मूला यही है हमारे पास, RCM। पहले हम करते थे M1 R1 वेक्टर प्लस करते थे ना M2 R2 वेक्टर, वो नहीं होगा, अब माइनस कर, माइनस M2 R2 वेक्टर, और सॉरी वेक्टर लगाना है, माइनस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2। अब ये M1 M2 क्या है, देखो M1 इज द मास ऑफ गिवन बॉडी, ये जो ओरिजिनल आपको दी गई थी, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, ओरिजिनल बॉडी, कुछ भी लिख लो, जो आपको गिवन थी। मान लो ये डिस्क गिवन थी, इस डिस्क का जो भी मास होगा ओवरऑल पूरा मास वो M1 होगा, वो बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, इसीलिए M1 माइनस M2 करेंगे। और M2 इज द मास ऑफ पोर्शन रिमूव, यहां बना के भी दिखा दूं, M1 इसका मास है, M2 इसका मास है, दोनों में से इसका कोई भी मास नहीं है। ठीक है, ये रिमूव पोर्शन का मास है। R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट बॉडी या गिवन बॉडी। मतलब जो बॉडी आपको पहले ओरिजिनल दी गई थी, या जैसे ये डिस्क आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही होता है, तो वो जो लोकेशन है उसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। और R2 वेक्टर क्या है, यहाँ पे R2 वेक्टर इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, रिमूव्ड पार्ट इन द बॉडी। मतलब जो हमने रिमूव किया है उसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, उसको जब हमने रिमूव किया वो R2 उसकी लोकेशन,
ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे अभी। तो एक एग्जांपल में एक हमारे पास डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और इस डिस्क में से हमने इतना सा पार्ट, ये इसका सेंटर बनाते हैं पहले, ये सेंटर है और ये वाला छोटा सा होल इसमें हमने बना दिया और ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया। मतलब बाकी मैं शेडिंग कर देता हूँ कि ये इस तरह की बॉडी है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। क्या क्या गिवन है? सिग्मा गिवन है विच इज सरफेस मास डेंसिटी। बार बार मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एक बार भी आपका ध्यान चला गया कि सिग्मा क्या है तो आपको याद हो जाएगा। ये सिग्मा है और जो ओरिजिनल डिस्क थी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, जो पार्ट रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये C2 लिख देते हैं, C1 लिख देते हैं। रेडियस भी गिवन है, रेडियस बना देते हैं यहाँ पे। जो गिवन बॉडी है उसकी रेडियस 2r है, जो गिवन बॉडी है उसकी रेडियस 2r है, और जो पार्ट हमने रिमूव किया है उसकी रेडियस r है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 2r होगा तो ये भी 2r होगा, उसका मिड पॉइंट है, ये r है, ठीक है। ये चीजें गिवन है, तो 2r इज रेडियस ऑफ डिस्क एंड r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर होल, ठीक है। ये जो होल है वहां पे, ये क्या हो गया, होल, ठीक है जी। तो ये इस तरह से है, ये सब डाटा हमें गिवन है, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी किया थोड़ी देर पहले। देखो पहले हम लिख लेते हैं दोनों मासेस। m1 इज द मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, मैंने बोला कंप्लीट डिस्क का मास होगा, कंप्लीट बॉडी का, तो दैट विल बी सिग्मा टाइम्स दिस एरिया। एरिया इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब इसकी रेडियस ही 2r है तो उसमें क्या कर सकते हैं ना, ये स्फीयर नहीं है, इट इज अ डिस्क। लेट मी राइट हियर, डिस्क है ये, 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल प्लेन डिस्क है ये। तो ये हो गया मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ऐसे सॉल्व करके, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, ये m1 हो गया। m2 इज द मास ऑफ दिस रिमूव पोर्शन, वो जो हमने यहाँ से बाहर निकाला है, एक्चुअली वो ये पड़ा है, जो वहां से हमने निकाला था ना पार्ट, वो यहाँ रखा था साइड पे, कहीं ना कहीं तो होगा ना वो, उसका मास चाहिए सिर्फ हमें, m2 मास। तो उसकी रेडियस हमें पता है, उसकी रेडियस r है, वो गिवन है कि r रेडियस का रिमूव किया हो, तो उस हिसाब से फिर ये बन गया सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, ये m2 आ गया। R1 वेक्टर मैंने बोला कि ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास, अगर ये पोर्शन ना रिमूव करें तब कहाँ है सेंटर ऑफ मास, अब तो सेंटर पे ही है, हम यहीं पे ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया x एक्सिस। तो मतलब अगर यहाँ ओरिजिन मानेंगे तो ओरिजिन पर ही तो है ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास, तो R1 वेक्टर 0 हो गया। R2 वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, जो पार्ट आपने रिमूव किया है उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ये वाले पॉइंट का। कहां से ड्रॉ करना है, ओरिजिन से ड्रॉ करना है, ये ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर आया हमारे पास, दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C2। इसको कितना लिखें, क्या है इसका मैग्नीट्यूड r है, रेडियस की बराबर है ना, डायरेक्शन x एक्सिस वाली है, तो इसको हम लिख लेंगे r i क्या। बस मिल गया सारा कुछ आपको। फॉर्मूला है RCM is equal to m1 is 4 pi r square times sigma into r1 which is 0 minus m2 sigma into pi r square, ये देखो m2 की वैल्यू यहाँ से उठा के वहां पुट कर रहा हूँ, into r2 वेक्टर which is r i कैप, ठीक है। एक यहाँ पर भी है ये कैपिटल R और एक यहाँ पर भी आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे मासेस दोनों, m1 ये पूरा मास माइनस m2, ठीक है, ये दूसरा मास। सॉल्व कर देंगे, ये टर्म 0 हो गई, ऊपर बन गया सिग्मा पाई r क्यूब आई कैप विद माइनस साइन, नीचे आ गया 3 पाई r स्क्वायर टाइम सिग्मा,
तो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर कटा 1, सिग्मा से सिग्मा कटा, आंसर इज -r/3 आई कैप। मतलब ओरिजिन से, ये ओरिजिन था ना हमारा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। कैसे पता चला मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे? क्योंकि माइनस आ गया ना, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब ये वाली डायरेक्शन हुई ना ओरिजिन से इस तरफ, और कितनी दूरी पर है? r/3 की दूरी पर है। टोटल ये 2r है, यहां तक r होगा, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, r/3 की दूरी पर। दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ मास C डैश। तो ये इस तरह से रिमूव क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। एक ये एग्जांपल आज ट्राई करना। इसकी रेडियस r है, एक पोर्शन हमने यहां से रिमूव किया है, उसकी रेडियस r/2 है, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको पता ही है। एक बार रेडियस चाहिए और ये चाहिए, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी है, हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन ट्राई करना, फिर पता चलेगा कि आया या नहीं आया। सेम तरह के क्वेश्चन ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी बनते हैं, बट अभी हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे जाके आएगा, फिर हम उसके भी करेंगे इसी तरह के सेम क्वेश्चंस।